नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइमलेट न्यूज अपराध का सच। मैं सुनील कुमार तिवारी आपको बता दूं, कानपुर क्या उत्तर प्रदेश में क्या पूरे शायद यूपी में बीजेपी सरकार का लगातार विकास की गंगा बह रही है। क्या वास्तविकता में विकास की गंगा बह रही है? आखिर इस गंगा में कितने गंगा साफ है? लोगों ने तो कहा है महाकुंभ का समय चल रहा है, वहां पर भी गंगा मैली हो गई है। मैं आपको बता दूं, 18 साल की उम्र से लेकर के लगभग 30 साल की उम्र बीजेपी में उन्होंने अपना जीवन अपने लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपनी पार्टी के लिए त्याग किया है। ऐसी कौन सी घड़ी आ गई है कि बीजेपी का दामन छोड़ करके आज उस पार्टी पर शामिल हुए जिसका अस्तित्व ही नहीं है। और मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, वो नेता कहाँ गए? वो नेता जो विकास की बात करते थे, कहाँ गए वो बड़े नेता जो विकास की बात करते थे? कहाँ गए वो नेता जो छोटे कार्यकर्ता को संभाल के रखते थे, ना कि आज बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की आधी उम्र उस पार्टी के लिए त्याग किया है, मजबूरी, लाचार, बेबस होकर के दूसरी पार्टी का दामन थामा है। सवाल बहुत है, गंभीर आरोप भी बहुत है, पर उन आरोपों में कितना सत्यता है, आज हम मिलाएंगे कानपुर दक्षिण के राजा भैया से। ये वो राजा भैया जिन्होंने 30 साल शायद अपनी उम्र की आधी जिंदगी बीजेपी के नाम किया है। लाचार होकर, बेबस होकर के आज कांग्रेस पार्टी पे उन्होंने दामन थामा है। पर मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जो लहर है, क्या वास्तविकता में सत्य है या फिर असत्य? जो आरोप लगे हैं राजा शुक्ला जी द्वारा, क्या वास्तविकता में उनकी आरोप में सत्यता है? पर मैं आपको बता दूं, बीजेपी सरकार पे क्या किसी कार्यकर्ता को जमीनी हकीकत में सम्मान नहीं मिलता है? मिलता है तो फिर दूसरी पार्टी पे क्यों जाते हैं? सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल होते हैं बीजेपी कार्यकर्ता को लेकर। क्या उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है? एक नॉर्मल आदमी तलवार से केक काटता है तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसके परिवार को भी रात भर थाने चौकी के चक्कर काटते रहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी अन्य के लिए ही बीजेपी सरकार में कायदे कानून बने हैं? हकीकत क्या है इस बीजेपी सरकार की? आज राजा शुक्ला जी द्वारा इस तरह प्रकार से बताया गया है, शायद सुन करके हैरान हो जाएंगे और शायद आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार पे, क्या वास्तविकता में सच है? इतनी बुरी है तो फिर बीजेपी सरकार की लहर क्यों चारों तरफ ढोल लंगाड़े ताशों की तरह लहर और विकास की गंगा बह रही है? हकीकत क्या है बीजेपी का? आखिर 22 से 30 सालों की जिंदगी में उन्होंने बीजेपी सरकार पे ऐसा क्या देख लिया कि पल भर में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का पकड़ लिया? जी हाँ, आज मैं यूपी के कानपुर जिले के साउथ इलाके से उस शख्स से मिलाऊंगा जिसने पूरी जिंदगी अपने पार्टी के और अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाया और लास्ट में उससे मिला और उसे क्षेत्र को बेबस, लाचार, आंसू बहाते। और मैं आपको बता दूं, आपने फिल्म तो देखी होगी, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। आपने सुना होगा, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये जो मुहावरा आपने सुना है, क्या बीजेपी सरकार पर सटीक जमता है? आपने मुहावरा सुना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या ये बीजेपी सरकार पर मुहावरा सटीक जमता है? जमता है कैसे, क्यों और कब? आप बीजेपी सरकार में कब सदस्यता ली थी? ये लगभग 1996-98 से मैं बीजेपी का सदस्य हूँ।
और अपने जीवन के 30 साल हमने पार्टी के लिए काम किया है। आपने 30 साल बिता दिया बीजेपी सरकार में, आज क्या कारण है कि आपने कांग्रेस का दामन थामा, वो पार्टी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? हमने जब सदस्यता ली थी, उस समय पार्टी के स्तंभ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरित होकर के मैंने पार्टी के साथ जुड़ा। उस समय नारा होता था अटल बिहारी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। आज की सरकार में हमारे मोदी जी ने अटल जी के जितने स्तंभ थे, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप तो मालूम होगा, सारे स्तंभों को दरकिनार कर दिया है। जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी या जितनी वो टीम थी, हमारे लोगों के टाइम के अंदर जो राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे, आज वो अस्तित्व में नहीं है। हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं। पार्टी की आधारशिला रखने वालों को माननीय मोदी जी ने किनारे कर दिया। ये आपके संज्ञान में होगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी से प्रेरित होकर के जुड़ता है, नीतियों से जुड़ता है, आप बराबर देखते जा रहे हैं। कानपुर महानगर इतना बड़ा और ये संघर्ष का केंद्र रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या जितने भी नेता हैं, सबके संघर्ष का केंद्र रहा है। कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और यहाँ पर बड़े नेताओं को लड़ाया जाता था शुरू से। अब इनके पास जो है कोई बड़ा नेता ही नहीं है। कानपुर में एक भी काबिल व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कानपुर से जो है सांसद का चुनाव लड़ता। वो भी आपको बाहर से लाना पड़ रहा है क्योंकि वो मोदी टीम के लोग हैं, कार्यकर्ता नहीं है। आपके संज्ञान में होगा कार्य। यानी कि आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, सबको अपने साथ में लाने के लिए क्या रुपया लेती है, या किसी प्रकार से क्या उद्योगपति को ही बीजेपी सरकार शामिल करती नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है, पर पार्टी विचारधारा, अटल विचारधारा से पार्टी की शुरुआत हुई है। आज अटल के साथियों में कोई भी पार्टी के अंदर सक्रिय नहीं है, सबको किनारे लगाया जा चुका है। हम लोग भी जुड़े हैं, हमारी भी भावनाएं हैं, हम जिससे प्रेरित होकर के जुड़े हैं। आज मोदी को ही सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी हर जगह, मोदी सरकार। अरे भाजपा, हम लोग इस संगठन से जो जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। अब इस पर भी एक ही व्यक्ति का कब्जा है, माननीय मोदी जी का। ये संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। तो वही एक मुहावरा कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बीजेपी सरकार पे ये मुहावरा सटीक जमता है? हाँ, बिल्कुल। कैसे? अब आप देख ही रहे हैं बराबर, अब दूसरे दलों से जो लोग आ रहे हैं या दूसरों दलों से जो शामिल जिनको किया गया और उनको पद और प्रतिष्ठा दी गई, तो कुछ ना कुछ के बदले ही दिया गया होगा। जब कार्यकर्ता को मौका ना दे करके दूसरे दलों से आए लोगों को रेवड़ी बांटी जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है। राजेश शुक्ला जी, आपने बीजेपी सरकार में 30 साल आपने जिंदगी की आधी उम्र गुजार चुके हैं। आपको बीजेपी सरकार में कितना सम्मान मिला? मैंने आपको पहले ही बोला है कि कार्यकर्ता का सम्मान तो इस पार्टी में है ही नहीं। अब हमारे शुरुआत वाले जो थे, जिनके साथ हमने कार्य किए हैं, वो सब मतलब अब सक्रिय हैं नहीं। उनको किनारे लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। जो नए लोग अभी पदाधिकारी हैं, उनकी अपनी टीम है। वो अपनी टीम के साथ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यानी कि आपको 30 साल जो जिंदगी आपने गुजारी है, सम्मान आपको कभी नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिलता तो इतने साल पार्टी को समय नहीं देते। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कभी नहीं मिला। शुरुआती दौर में सम्मान खूब मिला और तब के हमारे जो प्रतिनिधि हों या पदाधिकारी होते थे, उनका सहयोग भी मिला।
पर आज मोदी सरकार में उन सबको किनारे कर दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया है। उनको तभी इस्तेमाल किया जाता है कि जब चुनाव चाहिए हो, फ़ोटो लगा के बगल में फ़ोटो खिंचवा के उनका वोट बैंक को हासिल किया जा सके। यानी कि बीजेपी सरकार पे लग रहा है कि अब सभी लोग नोटों के गड्डियों में बिक रहे हैं, तभी बीजेपी सरकार में शामिल हो। ऐसा आरोप तो नहीं हम लगा सकते कि नोटों की गड्डी और इस तरह का कोई संज्ञान में मेरे नहीं है, पर कुछ ना कुछ लालच तो है ही है जो रेवड़ी बाँटी जा रही है, अदर लोगों को, दूसरी पार्टियों से आए लोगों को। आपने आप कांग्रेस पे है वो पार्टी जिसका वो प्रदेश में कोई नामो निशान नहीं है, उस पे आने का क्या कारण? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो अभी माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी से प्रेरित होकर के और कांग्रेस पार्टी ने आज तक का इतिहास है कि कभी भी कोई भी टिकट का हमेशा कार्यकर्ता को दिया है और जहां तक मुझे जानकारी है, हो सकता अभी मैं नया-नया इस पार्टी परिवार में शामिल हुआ हूं, तो अगर ना जानकारी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, अगर कार्यकर्ता पैसे से कमजोर है, तो कांग्रेस पार्टी उसको चुनाव लड़ने में आर्थिक मदद प्रदान करती रही है। कभी कांग्रेस में पैसा लेकर के या किसी और लालच से किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। ये आप लोगों के संज्ञान में होगा। कांग्रेस पार्टी अपने गरीब प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का आर्थिक मदद करती चली आई है। प्रदेश कार्यालय से उसको अनुदान मिलते रहे, जैसा मैंने सुनता आया हूं आज तक। कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी में हमेशा रहा और मुझे जो अनुभूति मिली कि जिस दिन मैंने पार्टी की सदस्यता ली, तो मुझे तो लगा कि मतलब मैं बहुत ही उच्च पद से आया हूँ या जो भी है, जो पार्टी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे और हमारे हर साथ गए कार्यकर्ता का तहे दिल से स्वागत किया। अच्छा, इस कांग्रेस पार्टी पे आप और आपके कितने कार्यकर्ता शामिल हुए? लगभग हम 40 लोग थे, जिन्होंने लखनऊ माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के समक्ष सदस्यता ली। अजय राय जी ने हमारे हर कार्यकर्ता को पट्टा पहनाकर, सदस्यता रसीद देकर भरपूर स्वागत किया और पार्टी में कांग्रेस परिवार में शामिल होने पे बधाई दी। यानी कि जो बीजेपी सरकार ने आपको खुशी 30 सालों में नहीं दे सकी, वो कांग्रेस पार्टी की लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने मिल करके आपको 5 दिन में दी। 1 दिन में दी, जिस दिन ज्वाइन किया है लखनऊ में उस दिन ही बहुत खुशी दी। अच्छा, इस समय अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, कानपुर अपना प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। एक गाना चला था, एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली। वो जो लोग आज कह रहे हैं गंगा नहाने जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि गंगा का पानी दूषित है। क्या उस फिल्म से ही आधारित है? नहीं, देखिए, महाकुंभ एक सनातन का पर्व है। और वो हर जो है बराबर मनाया जाता रहा है और भी सरकारें रही हैं, उनमें भी महाकुंभ मनाया गया। पर इस सरकार में उसका प्रचार प्रसार राजनीति के तहत किया जा रहा है। बाकी तो कुंभ तो हम लोग सनातनी हैं और कुंभ हमारा पर्व है। गंगा हमारी माता है, जमुना हम लोग नदियों को माता कह के बुलाते हैं और ये निरंतर होता रहा, पर कभी इतना प्रचार किसी सरकार ने अपने लिए नहीं किया। व्यवस्थाएं तो हर सरकार करती रही। कोई भी मेला लगता है उसमें व्यवस्था सरकार करती है, पर उसका इतना प्रचार अपनी पार्टी के लाभ के लिए किसी अन्य सरकार ने नहीं किया है आज तक। यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे महाकुंभ मेले में। बिल्कुल, ये सत्य है। क्या जो पहले कुंभ लगता था, क्या इतना गंगा का जल दूषित होता था कि 2025 में ही दूषित हुआ? नहीं, अब इतना तो खैर नहीं तथ्य में गए कि पिछली बार, पर कुंभ स्नान करने में बराबर गया हूँ और कुंभ में व्यवस्थाएं भी हर जगह होती थी, अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएं थी, प्रचार नहीं होता था। जो कुंभ में जाने कितने लोगों की मौत हुई है,
क्या पहले भी ऐसे कभी घटना अदर लोगों में भी हुई थी, फिर भी वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार में उनका आंकड़ा छिपाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, कुंभ में भीड़ हुई है, घटनाएँ कई बार हुई हैं कुंभ में, तो इस पे तो ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ थी, भगदड़ थी। अब जैसा मेरे संज्ञान में आया कि कोई वीआईपी को दर्शन कराने के लिए बैरिकेडिंग थोड़ी मतलब लगाई गई, तो श्रद्धालुओं ने वो तोड़ दी, उसके चक्कर में भगदड़ हुई। लेकिन ये कहते हैं वहाँ जो जो गरीब परिवार था जिनकी मौत हुई है, बीजेपी गवर्नमेंट में उनके आंकड़े छिपाए गए हैं। संभव हो सकता है। यानी बीजेपी सरकार में कुछ भी हो सकता है। बढ़ा-चढ़ा करके करना अ, अब इसको 144 साल बाद ये कुंभ पड़ा है और ज़्यादा प्रचार करने से भीड़ भी असीमित हो गई और व्यवस्थाएँ सरकार उतनी कर नहीं पाई जितना प्रचार कर रही है। तो बीजेपी सरकार में जो विकास की गंगा बह रही है, बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया? देखिए बीजेपी सिर्फ प्रचार में गंगा बह रही है, ज़मीन पे ये हकीकत नहीं है। ये सिर्फ प्रचार है और मोदी जी का प्रचार बहुत ही उनकी आईटी सेल की टीम है। देखिए सब मैनेज जो भी हो रहा है वो केंद्र से हो रहा है, केंद्र सरकार से ही हो रहा है, प्रचार प्रसार सब। अगर वो एक ड्रॉप भी फ्री में बाँटेंगे, तो मोदी की ही फ़ोटो छपेगी। ये आप बराबर देखते रहे होंगे। मतलब बीजेपी मतलब मोदी। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी सरकार आप बराबर अब नहीं लिख रहे हैं मोदी सरकार। अब राहुल क्या लागू कर दिया? नहीं, अब तो एनडीए की सरकार है ना। अब केंद्र में एनडीए की सरकार है। कहाँ गया आंकड़ा अब की बार 400 पार? अगर काम किया होता तो 400 पार नहीं करते। अच्छा, यहीं पे जब चुनाव था, चुनाव के समय में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब की 400 पार। वहीं किसान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब की 400 पार। लहसुन 400 पार हो गए, क्या यही मुहावरे, यही कहावत है? यही था। किसानों के लिए योगी सरकार और किस प्रधानमंत्री ने क्या किसी किया? कीमतों पे कहीं भी रोकथाम सरकार की नहीं है और ये सरकार सबको ज्ञान संज्ञान में है कि अडानी अंबानी के लिए काम करती है। ये हकीकत है, वो सबको पता है, मीडिया उसको नहीं दिखाए या लोग नहीं बोलते हैं खुल के, वो अलग की बात है, पर सत्यता तो यही है। तो वहीं अगर बात की जाए, अगर बीजेपी सरकार के लिए कोई खुल करके विरोध करता है या उसकी सच का आईना दिखाता है, तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस पे क्या राय है? तो ये तो हो ही रहा है, उनको जो है जो जैसा वो कहें वैसा बोलो। हिटलर हैं, हिटलर शाही चल रही मोदी शासन में, हिटलर का शासन। ने 30 सालों तक बीजेपी कार्यकर्ता बनकर के रहे, क्या कार्य किया था? क्षेत्र की समस्याएँ पर काम किया, पार्टी के पद पे भी रह के काम किया, जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिलता रहा। तो जब उस समय बहुत समस्याएँ थीं शहर में, बिजली बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी हम लोगों के टाइम में, उस समय बिजली 12-12 घंटे की कटौती होती थी। उसके लिए जाम, सड़क जाम, प्रदर्शन सब कुछ करना पड़ता था। तो वापस आप बीजेपी जो कांग्रेस सरकार पे आपने सदस्यता ली है, ये सदस्यता कब ली थी? अब ये सदस्यता लेकर के किन मुद्दों पर जनता के बीच उतरेंगे? ये सदस्यता हमने 13 तारीख को ली थी, 13 फरवरी को, लखनऊ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ। अब हमारा मेन मुद्दा होगा महँगाई, व्यापारी उत्पीड़न और इस समस्याओं पर हम लोग जो व्यापार की बात है, कहते हैं कि कांग्रेस ने व्यापार पे लगाम कसा था, उनकी व्यापारियों की बात सुनी जाती थी। अब वही बीजेपी सरकार की तानाशाही चल रही व्यापारियों पर, किसानों पर। इस पे क्या राय है? ये तो आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में व्यापारी बहुत सुखी था। आप बराबर देखते आए हैं, इस सरकार में सबसे बड़ी बात ये है कि उस सरकार में व्यापारी अपनी बात सरकार को रखता था, तो उसकी सुनवाई होती थी। यहाँ पे कानून यहाँ पे डायरेक्ट लागू कराया जाता है, व्यापारी की कोई बात सुनी नहीं जाती। मेन ये है, कितने दिन किसान आंदोलन करते रहे, कितने दिन ट्रांसपोर्टर हड़ताल करते रहे, कितने दिन
1 से महीने, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, 1 से लेके 3 महीने तक सराफा व्यापार बंद रहा, जिस पर जीएसटी लगाया गया। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा, जो व्यापारियों से बात करके उनकी समस्या सुन सके। अरे समस्या तो सुन लो, समाधान जो आपके हाथ में है, करेंगे कि कितना करेंगे? 3 महीने, अब कब तक आदमी अपनी रोजी-रोटी बंद करके घर बैठा रहेगा? और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक सीट गंवा करके करना पड़ा। जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो अमिताभ वाजपेयी को वहाँ के व्यापारियों ने विधायक बनाया और लगातार बनाते चले आ रहे हैं। एक समय था कि जहां अमिताभ वाजपेयी जी थे वो कहा जाता था बीजेपी का गढ़ है। आज वो सपा के वहां के बने हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी का आईना है लोगों को अब दिख रहा है? बिल्कुल। क्या ये 2027 में वापस बीजेपी सरकार आएगी? ये तो वक्त बताएगा। बाकी जनता का आक्रोश तो बहुत है, और ये जो सीट की अमिताभ वाजपेयी विधायक जी की जो सीट थी, ये व्यापारी कानपुर की सबसे गढ़ माने जाने वाली सीट थी। व्यापारियों ने पहली बार तो अपना गुस्सा दिखाया, और उसके बाद वो अब जनप्रिय विधायक अमिताभ वाजपेयी को लगातार चुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो विकास का काम कर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान लगातार कर रहे हैं। जनता का जो काम करेगा, उनकी बात सुनेगा, जनता उसको बार-बार लाएगी, विधायक बनाएगी। तो वही जो अपने देश के किसान थे जिनका हम सब लोग अन्न खाते हैं, वो भी सड़कों पर अपने लिए और अपने किसानों के लिए बात रखने के लिए सड़कों पर उतर के धरना दे करके बात रखनी पड़ती है। फिर जाने कितने किसानों पर चाबुक चला, कितने किसानों पर यूपी पुलिस के डंडे बरसाए जाते हैं। ये हुआ है, आप लोगों को तो ज्ञान में होगा, ये तो न्यूज़ में भी आता रहा। कई महीनों किसानों ने संघर्ष किया। अगर सरकार उनको अपने पास बात करने के लिए बुलाती, तो वो रोड पे क्यों पड़े रहते? ट्रेन की पटरी के सामने क्यों खड़े रहते? उनकी समस्या थी, सरकार सुन रही, तो वो जा करके जो है बात रखते। ये सुनते कि नहीं है ना, भाजपा सरकार ने किसी की सुनती ही नहीं है। यानी कि बीजेपी सरकार में पूर्ण तरह से तानाशाही चल रहा है। बिल्कुल 100%। और इसका जो है जवाब जनता आने वाले चुनावों में बिल्कुल देगी, जरूर देगी। अच्छा, अब वापस 2025 में 13 फरवरी को ज्वाइन किए। अब कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के पार्टी के लिए आपकी जीवन कार्यशैली कैसे रहेगी? संगठन मुझे जो जिम्मेदारी देगा, उसको मैं बराबर जो है पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कांग्रेस से पलायन कर चुके हैं, उनको घर वापसी कराने का हमारा अभियान हो। वैसे अगर देखा जाए जो हमारे अपने कांग्रेस के हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो बीजेपी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए आपके वो विकास के वादे, कहाँ गई वो झूठी कस्में? इसका क्या था? अब आप लगातार देखते जा रहे हैं ना कि अभी तक जो है भाजपा झूठ पे ही चुनाव जीतती आई है। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आप बराबर देख ही रहे हैं। किसके अच्छे दिन आ गए और किसको 15 लाख मिल गए, उस व्यक्ति को बताओ, सामने लाओ। काला धन लाएंगे, आज तक कोई सूची जारी की? पता सत्ता को 10 नहीं। साल हो गए, काला धन वापस लाएंगे, उसमें 15 लाख हर नागरिक के होंगे। हाँ, आज लाखों रुपए पर भारत के हर नागरिक पे कर्जा जरूर हो गया है। जब बीजेपी सरकार नहीं बनी थी उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम काला धन निकालेंगे और लोगों के अकाउंट में पैसा डालेंगे। वो पैसा कौन सा डालेंगे, क्या लोगों के अकाउंट में गया? कहाँ गया, वो तो आप देख ही रहे हैं। अब आप अगर एक्सप्रेस वे को अगर आप विकास मानते हैं, एक्सप्रेस वे पर क्या गरीब आदमी, जहां पर बाइक का भी टोल लगता है, गरीब आदमी एक्सप्रेस वे पे चढ़ पाएगा? 2 रुपए किलोमीटर का खर्चा है उस पे, एक्सप्रेस वे को आप विकास मांगते हैं? गांव की टूटी सड़कें बनवाना विकास होता है? वो तो बाहर की के लोगों से लोन लेकर के बनवाया जा रहा है, जो है टोल टैक्स पे रूप में वसूला जाएगा। अच्छा, वही अगर टोल टैक्स की बात करें तो लगातार टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है। सड़कें खराब है,
बीजेपी के बड़े नेता हैं और कुछ क्षेत्र के नेता विधायक है, पार्षद है, सब लोग कहते हैं जब शपथ लेते हैं कि हम विकास की गंगा बहाएंगे, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है, तो क्या टैक्स लेने से ही हो जाता है? अब जैसे अभी हम लोगों सभी को पता है, अगर जो है हम लोग वाहन पे रोड टैक्स दे रहे हैं, प्राइवेट वाहन की बात कर रहे हैं, पर्सनल कार पे, तो उस पे टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल तक तो ठीक है। अब आप 12 जोड़ टोल का उदाहरण ले लीजिए, लोकल का भी टोल जो है बराबर वसूला जा रहा। कई बार इसके पीछे आवाज उठी, माननीय सांसद जी के भी संज्ञान में गया था और आश्वासन दिया था कि जो कानपुर यूपी 78 और यूपी 77 की प्राइवेट वाहन को कर मुक्त किया जाएगा टोल से। आज तक हुआ? उसकी तारीखें तक पेपर में आ गई थी। वहीं महाकुंभ में को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40 दिनों तक टोल टैक्स नहीं लगेगा, टोल नहीं लगेगा, कमर्शियल वाहनों का लगेगा। लेकिन जो श्रद्धालु जा रहे थे तो प्राइवेट वाहन से उनका भी टोल लग रहा था। उसी में कुछ श्रद्धालुओं ने कहा था कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो टोल देने में क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा हुआ कि इसमें जो है जो महाकुंभ में जो टोल मुक्त था, मेरा भी टोल नहीं लगा एक्सप्रेस वे पे। मेरा टोल नहीं लगा और उसके बाद मेरा वो जो स्कैन हो गया, 2 दिन बाद वो पैसे मेरा अकाउंट माइनस में चला गया, 440 रुपए। उस समय मुझे बताया गया कि ये कुंभ की वजह से टोल मुक्त है, पर फास्टैग स्कैन हो गया। उसके बाद जब हमने 4 दिन बाद हमारा बैलेंस चेक किया, बैलेंस उसमें था, तो मेरा 440 रुपए माइनस था। वो तुरंत बताया गया, हम खुश हो गए कि हाँ, अरे सरकार ने जो है कुंभ यात्रियों के लिए टोल, हम खाटू श्याम जी जा रहे थे, टोल नहीं ले रही है और बाद में फास्टैग स्कैन होने के बाद वो काट लिया जा रहा है। ऐसी इनकी सारी योजनाएं हैं। यानी कि कहा जाए, कहावत बनती है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यानी कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के लोग हैं, वादे तो बहुत करते हैं पर लोगों को अंधेरे में रखते हैं। ये जो कहावत है, क्या वास्तविकता में बीजेपी सरकार पे फिट जमती है? अभी हमने आपको बताया तो पूरा प्रकरण बताया टोल को लेकर के। अब जनता तो खुश है, हमें भी नहीं लगा एक्सप्रेसवे का टोल, बाद में काट लिया। सब कुछ उनके हाथ में है, ईवीएम से लेके सब कुछ उनके हाथ में है। वैसे अगर देखा जाए 50 सालों में फिलहाल संविधान और उसकी धाराएं जो हैं, आईपीएस की जो धारा है वो नहीं बदली, पर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 10 सालों के बाद धाराओं में परिवर्तन देखने को मिला। दरअसल मोदी जी क्या है कि सारा काम खुद करना चाहते हैं अपने ही शासनकाल में। धाराएं बदलना तो संविधान लिखा है, धाराओं में बाकी सब तो वही है, केवल नंबर बदल दिए गए हैं। ये जो वो विकास की गंग सारे इतिहास जो है अपने नाम करना चाहते हैं। ये जो विकास की गंगा है, कहते हैं कि जो कांग्रेस है, एक्सप्रेसवे हो या हाईवे हो या फिर मेट्रो हो, पेपर में तो यार कांग्रेस लाई है, धरातल पे बीजेपी उतार रही है, अपना झंडा दिखा रहा है। इस पे क्या राय? देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट भी जो कानपुर में पास हुआ है, वो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है। जब श्री प्रकाश जी गृह मंत्री थे, उस समय मेट्रो योजना कानपुर आ चुकी थी, दिखने लगी थी। संपूर्ण भाजपा शासन में हुई है और उसका श्रेय इन भाजपा सरकार में लिया गया। श्री प्रकाश जायसवाल के टाइम मेट्रो योजना कानपुर में शुरू हो गई थी। जैसे कोई नॉर्मल आदमी है, किसी अन्य पार्टी का नेता हो या कोई पदाधिकारी हो या क्यों ना हो वो कार्यकर्ता हो, चौराहे पे गाड़ी पे रख करके केक काटता है तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसके परिवार को थाने चौकी में रात भर भटकना पड़ता है। और बीजेपी के कार्यकर्ता है तो उनके लिए कानून नहीं, क्या कानून बना नहीं है, फिर उस कानून में वो आते नहीं। ये तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। ये सब प्रकरण तो आप लोगों के संज्ञान में बराबर आते ही रहते हैं। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, कानपुर की अम्मा महापौर प्रमिला पांडे जी अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था उन्होंने तलवार और फरसे से। इस पे क्या राय है, क्या है आपकी? वो उनका अपना पर्सनल वो है, उस पे
यदि यही कोई नॉर्मल आदमी या किसी गरीब का बेटा हो तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर अन्य किसी पार्टी का होते। अब भाई उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लोग। यानी कि हमें यूपी में रहना है तो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाना पड़ेगा या हाँ, कहना पड़ेगा। उनके हिसाब से तो यही है कि सब कुछ मोदी। सब कुछ मोदी। बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। आप बराबर ये लिखित है, अब आप ऐसा तो नहीं आपके संज्ञान में नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कही जाती थी, अब मोदी सरकार कही जा रही है। पर अब एनडीए सरकार हो गई है कि मतलब जनता समझ चुकी है, अब समझने में थोड़ा और समय लगेगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनावों में आपको सब कुछ दिख जाएगा। आपको बता दूं, राजा शुक्ला जी की जुबानी जो उन्होंने इतने गंभीर आरोप बीजेपी सरकार पर उनकी पार्टी पर लगाए हैं वो क्या सत्य है। और मैं आपको बता दूं, इनकी बातों से तो लग रहा जो 30 साल की जिंदगी में उन्हें बीजेपी सरकार से खुशियां सम्मान नहीं मिल सका। मात्र रातों रात एक दिन में उन्हें कांग्रेस सरकार ने दिया है। इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है, अंधकार जब हो उस पे एक दीपक जला दो, वो भी अंधेरा दूर हो जाता है। फिर क्यों ना कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद उस अंधेरे से बाहर आया जा सकता है। आपकी इस खबर में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ। कैमरामैन रोमिल सिंह, संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट।